जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 10 जनवरी मंडे, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 4 महीने और 26 दिन ही बाकी है। मुद्दा ये है, कल संडे और आज मंडे करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी, पॉलिटी और इकोनॉमी के कुछ समाचार थे, देखते हैं। इसके अलावा मैं आज दो और वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा वीडियो होगा कि ये जो रोनाल्ड्स मंडे क्विज़ होती है, तो लास्ट वीक जो क्विज़ हुई उसमें लोगों ने आसान प्रश्नों में क्या गलतियाँ की। और दूसरा ये जो अभी यूपीएससी की लेटेस्ट मेंस एग्ज़ाम जिसका निबंध और जनरल स्टडीज़ के पेपर कंप्लीट हुए, तो उस पर मेरे क्या ऑब्जर्वेशन है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर्स स्ट्रेटेजी। सो वन बाय वन आई विल पब्लिश द वीडियोस, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट वन कि करंट अफेयर्स में पिछले 2 दिन में जाने लायक क्या था। पॉलिटी के अलग अलग समाचार थे। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, यहाँ पर विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी फरवरी और मार्च की सब डेट्स इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की। बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा बोला था कि इसको डिले किया जाए, कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन का खतरा है, बट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नहीं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल का कार्यकाल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन करना जरूरी है। लेकिन इसमें कोरोना की थर्ड वेव को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। पहला, नो फिजिकल रैलीज टिल 15 जनवरी। कोई वो सब चुनाव प्रचार की रैलियां नहीं हो पाएंगी, कोई साइकिल रैली, बाइक रैली, कुछ भी नहीं। फिर इलेक्शन ऑफिशियल्स में से कुछ को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इलेक्शन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, धीरे धीरे वोटिंग होगी, तो मतदान केंद्र पर 1 घंटा एक्स्ट्रा पोलिंग टाइम इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन अगर नक्सल प्रभावित एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, तो वहाँ ऐसी 1 आवर एक्स्ट्रा काम नहीं होगी। ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स, चुनाव प्रचार के लिए एक एक कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट्स इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाई थी। वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो इधर मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। अब इसमें समाजवादी पार्टी ने ये मांग की है कि सरकार हमको पैसा दे, क्योंकि हमारे पास बीजेपी जितना डिजिटल प्रचार साधन सुविधा नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है फिजिकल रैली मत करो, डिजिटली सब प्रमोट करो, तो हमारे पास वो नहीं। इधर से एक मुद्दा निकलता है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। ये करीब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसने ये कहा था कि कुछ अलग अलग देश ऐसे हैं जहाँ पर टैक्स पेयर के पैसों से गवर्नमेंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन मार्केटिंग कैंपेन फंडिंग के लिए पैसा देती है। तो क्या इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के पास तो ऐसा बीजेपी टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब वो कुछ कॉलम्स ऐसी चलेंगी तो हम और उसको पढ़ेंगे। फिर पॉलिटी मेंस पेपर 2 में इलेक्शन एंड कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक नई चीज़ आई है कि न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ उसके मेयर ने एक कानून पास करवाया। यूजुअली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट कौन देगा, जो सिटीजन है वहाँ का। लेकिन ये कानून ऐसा बोलता है कि ये न्यूयॉर्क स्टेट में जो 8 लाख नॉन सिटीजन है एंड ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट होता है उसके जो बच्चे पैदा हुए, तो वो सिटीजन है कि नहीं उसकी वहाँ उनकी कंट्रोवर्सी चलती है, तो उन सबको वो इलीगल चिल्ड्रन या इलीगल इमिग्रेंट की जगह ड्रीमर्स कहते हैं। तो उन सबको भी वोटिंग राइट मिले। हालांकि ये वोटिंग राइट केवल और केवल म्यूनिसिपल इलेक्शन तक सीमित है। वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे, फेडरल इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारी केंद्र सरकार और क्या है, केंद्र में राज्यसभा विधानसभा, उधर नाम अलग है। राज्यसभा को कहते हैं सेनेट और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसके इलेक्शन में वो वोट नहीं कर पाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये वोटिंग राइट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए दिए गए। इसमें पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट क्या है, देखिए वोटिंग राइट क्या देने चाहिए। नॉन सिटीजन भी अगर कोई सिटी में रहता है, उधर वो नौकरी रोजगार कर रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कुछ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह भी भर रहा है, तो उसको भी अपनी आवाज़ उठाने का होना चाहिए कुछ अपॉर्चुनिटी। कि अगर उसे लगे कि अभी जो प्रेजेंट डे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है वो रोड, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर में ठीक काम नहीं कर रही है, तो उसको बदल के दूसरी पार्टी लाने के लिए उसे वोटिंग पावर मिले, इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन सामने एंटी आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं। पहला कि मेयर ने ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कानून पास करा, इट इज़ आउटसाइड हिज जुरिस्डिक्शन। ऐसा कुछ कानून वोटिंग का पास करना है तो स्टेट या यूनियन लेजिस्लेचर ही वो कर सकता है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये चलती है कि जो न्यूयॉर्क स्टेट में कंजर्वेटिव वाइट रिच फैमिलीज होंगे, उन्हें ये लगे हम तो अब माइनॉरिटी में आ जाएंगे और ये तो बाहर वाले जो आ गए मजदूर सब, उसके पास वोटिंग राइट और उनकी सरकार अब जीतेगी। तो मतलब दिस इज अंडरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द रियल सिटीजन्स हु आर नाउ बिकमिंग अ माइनॉरिटी इन द सिटी। और ये जो ड्रीमर्स हैं, मतलब
इलीगल इमिग्रेंट के बच्चे, उनको वोकिज़म के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा अपीजमेंट हो रही है, वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ न्यूयॉर्क। ये अमेरिका, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, और ये रहा न्यूयॉर्क इधर अटलांटिक ओशन के पास। फिर पॉलिटी राइट्स इशू और उसमें विमेन, तो बात ये था कि एक रेप अक्यूज्ड था और उसने वो विक्टिम के साथ शादी कर ली, और फिर वो विक्टिम ने पुलिस से शिकायत भी वापस ले ली, तो हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है कि अब कोई मामला बचा ही नहीं, दोनों ने शादी कर ली और कंप्लेन वापस हो। इस पर अभी कुछ कॉलम्स चलेंगे, देन वी विल सी इट। दूसरा ही एक मुद्दा, एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि वो कैसा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जहाँ पर मुस्लिम वीमेन की सोशल मीडिया से चुराई हुई तस्वीरों को रख के उसकी नीलामी लगाई जाती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये जो पूरी गैंग है उसका नाम है ट्रेड ग्रुप। ट्रेड मतलब ट्रेडिशनल महासभा या ट्रेड महासभा। इन लोगों ने ये टेलीग्राम, ट्विटर, रेडिट, हर जगह पर ग्रुप्स बनाए। मेनली उनका काम है दलित, मुस्लिम और वीमेन के खिलाफ सब मीम्स बनाना और एंटी आर्ग्यूमेंट्स और जहर फैलाते रहना। अब क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है तो ये बहुत सारे ट्रेड वाले वो अपने अकाउंट डिलीट कर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो इसमें पॉइंट टू रिफ्लेक्ट क्या है, ये जो नौजवान लोग हैं पढ़ाई लिखाई करे, कुछ जॉब करे, कुछ ऑनलाइन अच्छी बातें लिखे, लेकिन जो नेगेटिविज्म और हेट्रेड और ट्रोलिंग में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत किधर बैठती है, नेदरलैंड के हेग में। ये जो आईसीजे का जज होता है उसकी कार्यकाल होता है 9 ईयर्स के लिए, और उसे जीतना हो तो क्या एंट्रेंस एग्जाम देना है, बायोडेटा दिखाना है, नहीं। रिक्वायरमेंट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी सामान्य सभा संयुक्त राष्ट्र की, एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, जहाँ वो परमानेंट 5 मेंबर वगैरह जो सेटअप होता है, दोनों ही जगह पर, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों ही जगह पर उसने मेजोरिटी से जीतना होगा, वो आदमी बन सकता है जज। तब समझिए इट इज़ नॉट अ कंटेस्ट ऑफ द जुडिशियल टैलेंट, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा डिग्री है, उसकी ये कंपटीशन नहीं है। इट इज़ अ कंपटीशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर अमॉन्ग द नेशंस। भारत, ब्रिटेन, चीन, सब ने अपने अपने कैंडिडेट्स का, जिसके पास दम है सबके वोट लेके आए। तो इट इज़ टेस्टिंग द डिप्लोमेटिक एक्यूमेन ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई बाकी सभी 100 से ज़्यादा देशों के सभी लोगों के लीडर्स के साथ तो फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, तो वो आईएफएस ऑफिसर, एम्बेसडर, वो उनके एम्बेसडर्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि हम आपका ये काम करते हैं, आप हमारा ये काम करिए, आपका लोन पास करवा देंगे, आपका तीसरा मुद्दा जो चल रहा है साउथ सूडान या, तो उसमें हम फेवर या अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। सो लाइक दैट लॉट ऑफ गिव एंड टेक इज डन, एंड लाइक दैट 2017 में भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी 9 ईयर्स के लिए आईसीजे के जज बने। तो एक तो सिस्टम हमने देखी, और दूसरा कि ये पॉलिटिकल पावर हमको, और सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, सब कुछ हो तब हम ये बन सकते हैं। और इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने भारत के जज को सिलेक्ट करवा पाए। फिर पिछले 2 दिन के कॉलम्स, संडे के कॉलम्स आप पढ़िए। संडे कॉलम में क्या होगा, अलग अलग बुक रिव्यू होंगे, फूड और रिलीजन और एनवायरनमेंट की बातें होंगी, तो वो आप अलग, रोज़ तो हम पढ़ते हैं वो सब यही सब हिंदू मुस्लिम और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये थोड़े अलग थीम के अलग टेस्ट वाले कॉलम्स होते हैं, उसे आप पढ़िए। तो यूपीएससी मेंस सीसेट पेपर 2 के लिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वो प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, नए नए वर्ड्स देखेंगे, नए नए आर्ग्यूमेंट और सेंटेंसिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो ऑथर का क्या अजम्पशन है, इन्फरेंस है, वो क्या कहना चाहता है, आप उसे सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। उसके बाद मंडे कॉलम, उसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर सी रंगराजन, जो अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी सरकारी कमेटियों में भी चेयरमैन थे, और वो भी इतना बड़ा आदमी भी वही वापस घिसा पीटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पे लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम बिग इश्यूज ऑन द इकोनॉमी। एनीवेज, ये होता है, कुछ लोग बॉलीवुड में भी ऐसा है, उनको पता ही नहीं कि अभी क्या चल रहा है और उसकी क्या फिल्म बनानी चाहिए, वो अपना कुछ और ही चला रहे हैं, फिर कहते हैं हमारा फिल्म हिट नहीं हुआ। एनीवेज, एक्सप्लेन सीरीज में भी आज कुछ जाने लायक नहीं था। यूपी के पॉलिटिक्स में क्या क्या चुनावी मुद्दे रहे हैं, और ये धर्म संसद क्या है। इफ़ यू बिलोंग टू दो स्टेट्स एंड इंटरव्यू की तैयारी करें तो देखिए, बाकी कुछ बहुत नया उसमें नहीं था। स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना का चांग ई मिशन, तो उसने चांद पर पानी के अवशेष पाए हैं। फिर मित्रों, कल यानी 9 जनवरी 10वें सिख गुरु श्री
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस था। तो उसके बारे में पूरी एक्सप्लेन सीरीज टाइप की चीज़ थी, वो आप पढ़िए फॉर हिस्ट्री आर्ट कल्चर रिलीजन क्वेश्चंस। उसी तरह एक चीज़ चल रही है, आदि शंकराचार्य, उनकी जन्मभूमि किधर है? केरला में, कलाड़ी, जो इराकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। तो यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ उनका नेशनल मॉन्यूमेंट बने, और एक बार नेशनल मॉन्यूमेंट ऐसा डेजिग्नेशन दिया तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके आजू बाजू होटल बन सकते हैं नहीं, 100 मीटर के दायरे में, 200 मीटर, वो सब नियम बनेंगे। तो दैट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। फिर इकोनॉमी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना के बाद। उसमें कुल 5 वाइस प्रेसिडेंट है। तो RBI के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल को भी अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया 3 साल के लिए। फिर एक मुद्दा चल रहा है ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसमें लंबी चौड़ी बात यह है कि सब टेलीकॉम कंपनियों ने एक फंड में पैसा देना होता है, जिस फंड का नाम होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। उसमें से फिर दुर्गम प्रदेश, रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, नक्सल एरिया, वहाँ पर टेलीकॉम मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर सरकार ने एक कंपनी बनाई, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL। उसको एक काम दिया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उधर फास्ट स्पीड का इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगा दो 2014 तक, जो अभी तक हुआ नहीं है। खैर मोदी सरकार ने इसका नाम बदल के कर दिया है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं, उसको हम कहेंगे भारत नेट। और अभी भी काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सरकार सोच रही है कि ये जो BBNL कंपनी थी उसको BSNL के साथ मर्ज करते हैं ताकि कुछ और बेहतरी से काम हो सके। उसके अलावा कुछ बुक्स इन न्यूज़ थे, वो स्पेशली फॉर नॉन IAS एग्जाम, वो देख लेना। तो ये था आज के और कल के करंट अफेयर्स। और इसके बाद 2 और वीडियो आ रहे हैं। एक है कि ये MCQ में क्या सिली मिस्टेक्स की लोगों ने, और मेंस में मेरे क्या ऑब्जर्वेशन है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।